हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस अब सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज हम 71st बीपीएससी मेंस के लिए एक मॉडल आंसर फ्रेमिंग सेशन लेके आए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एक पॉलिटी का क्वेश्चन दिख रहा होगा। वी विल ट्राई टू फ्रेम द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉलिटी का क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट, नॉट द कंसेप्ट बेसिकली। मैंने पहले ये लेके रखा हुआ है कि यू आर सेल्फ अवेयर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। जो भी आपके पास कंसेप्ट्स है, जो भी आपके पास कंटेंट है, वी विल लुक इनटू इट कि हाउ यू कैन फ्रेम in a such a way that it will address the demand of the question. ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर एंड कुछ वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली यू कैन जॉट इट डाउन आल्सो। ठीक है, सो द 71st बीपीएससी मेंस के लिए वी हैव लॉन्च द लेखनी बैच। लेखनी बैच हमारी बहुत दिनों से ही चल रही है, बहुत बच्चे हैं उसमें हमारे जुड़े हुए। तो 71st बीपीएससी मेंस के लिए वी हैव स्पेसिफिकली लॉन्च इट एंड द फीचर्स ऑफ इट दैट हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल तो है ही, अवेलेबल है। इसके अलावा है कि लाइक टिल द मेंस 71st बीपीएससी मेंस तक आपको डेली एक आंसर राइटिंग करना है। वी हैव इंक्लूडेड एसे एज वेल। एक जीएस के क्वेश्चन की जगह एक एसे भी आपको कभी कभी दिया जाएगा, सो दैट सबकी प्रैक्टिस हो जाए। जीएस 1 में दोनों सेक्शन, जीएस 2 में आपके तीनों सेक्शन एंड एसे के भी आपकी साथ में प्रैक्टिस हो जाए। एंड यू नो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन द रीडिंग multiple sources is not gonna help. Definitely you need some fundamental content जो आपको उस टॉपिक के लिए जानना चाहिए। इसमें एड ऑन आपको करना है वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स, और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है that would be like give you the weightage, that will be give you the marks ज्यादा देगा in relative to your competitors। तो वहां पे it is the game। so उसमें क्या होता है कि you need to have the answer writing practice। if you do the one answer writing daily for 4 to 5 months, तो कभी कभी बीच में हम लोग एक दो और भी दे देंगे, तो ultimately you are going to write about 200 questions approx। तो सोच लो खुद ही बेस पे कि धीरे धीरे करके यू आर डेली अटेम्प्टिंग वन क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन विल बी विद द टॉपिक कवरेज करेंगे हम लोग। आपका ये नहीं होगा कि रैंडमली आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, बट यू ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट कंटेंट, तो फिर उस पर आप लिखोगे कैसे। सो वी हैव बीन इसको अरेंज ही इस तरीके से किया है हमने कि वी आर टेकिंग 2 सेक्शन एट ए टाइम। 2 सेक्शन को एक साथ हम लोग लेंगे, बी इट हिस्ट्री करंट अफेयर साथ में ले लिया, या हिस्ट्री पॉलिटी साथ में ले लिया, या पॉलिटी जीओ को साथ में लिया। इसी तरह का कॉम्बिनेशन 2 सेक्शन को हम लोग साथ में लेंगे। वो 2 सेक्शन को अल्टरनेटिव बेसिस पे वी विल गिव यू 1 क्वेश्चन डेली। डेली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एंड आपको टाइमलाइन दे दिया जाएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में यू हैव टू सबमिट योर आंसर। ठीक है, एंड जब आपका सबमिशन हो जाता है देन within 24 hours you will get a detailed feedback of the evaluated copy of yours plus the model answer। now you have to do an exercise of analysis। ये जरूरी है, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया। यू हैव टू डू द एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ द मॉडल आंसर, विद द हेल्प ऑफ द फीडबैक्स, इवैल्यूएटेड कॉपी जो आपको मिली है, एंड ट्राई टू सी कि क्या मिस्टेक्स हुई है, कहाँ प्रेजेंटेशन आप इंक्रीज बढ़ा सकते हो, अपनी अच्छी कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ यू विल हैव एक्सेस टू द पीयर कॉपीज। पीयर कॉपीज भी देखो, यू विल एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंट अप्रोचेज, द स्टाइल, कुछ वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। एंड ट्राई टू जॉट इट डाउन। आपका जो फंडामेंटल नोट्स है उस टॉपिक से रिलेटेड वहीं पे लिख लो।
जो लक्ष्य बैच के स्टूडेंट है, संजीवनी बैच के स्टूडेंट्स हैं, आई हैव टोल्ड यू, लक्ष्य बैच में तो वीडियो लेक्चर्स में आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको लेक्चर्स के थ्रू, वो तो कॉम्प्रहेंसिव होता ही है. स्टिल आई टेल यू कि एक पेज ब्लैंक हर टॉपिक के लास्ट में छोड़ दिया करो. मान लो किसी की पीयर कॉपी ही आपने देखी, आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा, लिख लो. करंट अफेयर्स में कोई कोटेशन उस टॉपिक से रिलेटेड है, लिख लो. कोई एग्जाम्पल है, लिख लो. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप खुद भी करोगे जो लोग लक्ष्य और संजीवनी बैच में नहीं है बट दे वांट टू ज्वाइन दिस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम. तो अभी तक जो भी नोट्स बनाया है ठीक है, वो रहने दो. अब जो नोट्स बनाओगे तो एक ब्लैंक पेजेस छोड़ते जाना. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. प्लस द अदर एड ऑन फीचर फॉर दिस इज दैट द वीकली लाइव सेशन हम करेंगे. दिस विल बी द लाइव सेशन. लाइव आंसर फ्रेमिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, इन विच वी विल ज्वाइन. सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए, जिसकी वीडियो ऑन नहीं होगी फिर उसको हम लोग हटा देंगे. वीडियो ऑन होनी चाहिए. यू विल हैव द पेन एंड पेपर, टाइम आपको बता दिया जाएगा, एंड देन वी विल राइट वन क्वेश्चन टुगेदर. आई विल गिव यू एंड आई विल ऑल्सो राइट, एंड देन उसके बाद वी विल डिस्कस कि आपने क्या लिखा था, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ. ऑब्वियसली आप भी बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हो, आपने कुछ अच्छा अप्रोच लिखा हो जो इससे मुझे भी सीखने को मिल जाए. लेकिन आई विल टेल यू द माई अप्रोच. मॉडल आंसर को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे. तो एक दो क्वेश्चन का हम लोग वीकली बेसिस पे इसको करेंगे. ठीक है. तो जो अल्टीमेट काम है, हार्डवर्क है, ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट. वी आर गिविंग यू द गाइडेंस, वी आर गिविंग यू द डायरेक्शन, वी आर गिविंग यू द हेल्पिंग हैंड. कि लिख के दो आप हमें, क्वेश्चन भी हम ही आपको देंगे, लिख के दो आप हमें. we will have the responsibility to give you the detailed feedback कि कैसा रहा. साथ ही साथ we will give you the model answer, and you can check the samples of the model answer. You can check the sample of the जो detailed feedbacks है, इसके सैंपल्स शेयर है टेलीग्राम चैनल में. ऐसा बैच अभी तक कहीं पे भी नहीं है. And I know because this batch requires lot of efforts from the जो provide कर रहा है ये सर्विस, because ये daily basis का effort है. This is not like one time कि एक बैच आपने परचेज कर लिया and we are steady और आपको सर्विस देते जा रहे हैं आराम से. यहाँ पे डेली एफर्ट लगेगा, हमारी टीम का, मेरा, सर का. So that's why ऐसा बैचेस कोई लॉन्च ही नहीं करता है, even in the UPSC field. I myself is been searching for such batch at an affordable price. रहता भी है तो 20,000, 25,000. Who will purchase that? नहीं हो पाता है वो. But daily basis पे 5 months के लिए you have such a batch जहाँ पे आपको you have like you are bounded कि daily एक आंसर तो लिखना ही है. ठीक है. एंड जो लक्ष्य बैच में है, संजीवनी बैच में है, आपका 24 टेस्ट है इंक्लूडेड. तो 24 टेस्ट, जिस दिन वो टेस्ट शेड्यूल रहेगा उस दिन आपको टेस्ट को प्रायोरिटी देनी है. अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो तो स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए है, तो आपने टेलीग्राम चैनल पर देख लिया होगा. ठीक है. तो अगर खुद से कर सकते हो, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कर सकते हो, खुद से इवैल्यूएट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, बहुत अच्छा है. या कोई मेंटर है आपका, या कोई फ्रेंड है जो सेलेक्टेड है, या कोई गाइडेंस है आपका पर्सनल, गो अहेड. और हेल्प लेने में हिचकिचाओ मत. एक बार सिलेक्शन हो जाएगी ना, यू कैन पे योर ग्रैटिट्यूड टू देम फॉर हेल्पिंग यू. लेकिन पहले नहीं हिचकिचाना है कि मैं ये पूछूं नहीं पूछूं. जो उसे जो मैन्यूट पूछ सकते हो. अगर कोई पर्सनल मेंटर है आपका, या कोई सीनियर है, सेलेक्टेड है, जो इस फील्ड से जुड़े हैं, तो उनसे प्लीज पूछो. अगर गाइडेंस की कमी है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट. बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे 5 मंथ्स का आपका ये प्लान रहेगा. ठीक है. तो चलिए आज जो हम लोग देखने वाले हैं, द मॉडल आंसर फॉर द पॉलिटी सेक्शन, जिसमें द टॉपिक इज जुडिशियल एक्टिविज्म. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछता ही है जुडिशरी से. ठीक है. तो आज हम इसको देखेंगे. अच्छा हाँ, फॉर दोज हु वांट टू ज्वाइन दिस राइट टू विन बैच, इसका आपको प्रॉपर डिटेल आपको साइट पे भी मिल जाएगा. और यू कैन कॉन्टैक्ट टीम्स नंबर 8287417384. उस पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन like find out the details, and if you want to you can also enroll. ठीक है. चलो. So the यहाँ पे इसको थोड़ा मैं
चलो रहने दो, उसको नीचे देख लेंगे हम लोग. सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. ठीक है, पहला है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. तो पहला पार्ट हमें मिल गया, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. सेकेंड, इट्स सिग्निफिकेंस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम. दूसरा हमें मिल गया कि इसका इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इसका सिग्निफिकेंस बताना है, इसका इंपॉर्टेंस बताना है. एंड तीसरा देखो, इज दिस कंसेप्ट कॉन्ट्रैरी टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है वो देखना है, थोड़ा सा एक लाइन में बता देना है. एंड फाइनली हमें इसका बताना है कि जो ये कंसेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये कहीं ना कहीं काउंटर करती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया. तो कौन कौन से पार्ट हो गए? पहला पार्ट में हमें कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म बताना है. दूसरे पार्ट में हमें उसका सिग्निफिकेंस बताना है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में. एंड तीसरे पार्ट में वी हैव टू गिव एन आर्गुमेंट कि क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. एंड फाइनली द कंक्लूजन विल बी देयर. ठीक है, क्लियर है? 38 मार्कर्स का क्वेश्चन है. ठीक है, 3.5 to 4 पेजेस आपको लिखने हैं इसमें, जो एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पेजेस होते हैं लिखने के लिए, क्योंकि वर्ड लिमिट नहीं खोलता बीपीएससी. अगर अभी तक पीवाईक्यू देख रखा है तो. बहुत लोग नहीं देखते हैं, बस लेके बैठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं. लेकिन जो लोग भी लक्ष्य बैच में है, संजीवनी बैच में, वी टोटली फोकस ऑन यू और इतना बार इम्फेसिस करते हैं पीवाईक्यू. मैं तो जो लेक्चर्स लेती हूँ आप लोगों का जो भी लक्ष्य बैच में है, उनका मैं पहले ही बता देती हूँ कि देख लो भाई, इस टॉपिक से ये पीवाईक्यू आए हैं और किस डायरेक्शन में हम लोग टॉपिक कवरेज कर रहे हैं कंटेंट का, सो दैट उनको भी एश्योरिटी हो जाए कि यस वी आर लर्निंग हेयर टू द डिमांड ऑफ द बीपीएससी इटसेल्फ, नॉट लाइक रैंडमली कुछ भी टॉपिक कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़े जा रहे हैं. दम टू दी पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है. एक लेक्चर को, एक टॉपिक को एक लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देते हैं. मान लो कोई बड़ा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, पोवर्टी है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसमें 2 लेक्चर्स लगेंगे, बट उसको खींचेंगे नहीं, एक सप्ताह तक उसी टॉपिक को पढ़ना है. यहाँ पे टाइम का वेस्ट नहीं होता है. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कवर द बैचेस वेरी फास्ट, और आपको रिवीजन का टाइम ज्यादा से ज्यादा मिलता है. ठीक है, चलो. सो the parts are, पहला the concept of judicial activism. ठीक है, दूसरा its significance, तीसरा क्या था? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ. मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो इसीलिए थोड़ा अनोइंग लग रहा होगा आप लोगों को, बट बियर विथ मी. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को कॉन्ट्राडिक्ट करती है. ठीक है, सॉरी. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इन ए जीएस आंसर, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं: इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रो का कंट्रीब्यूशन 5 to 10% होता है, मैक्स जाके 15% भी हो सकता है. कंक्लूजन का भी 5 to 10% होता है, मैक्स जाके 15% भी हो सकता है. अगर हम ओवरऑल इसका देखें तो इसका परसेंटेज आपको 80 to 85% तक जाता है. सो द मेजर वेटेज ऑफ द मार्क्स कौन सा पार्ट आपको प्रोवाइड करेगा? दैट इज द बॉडी. और इस बॉडी पार्ट में वी आर डीलिंग विद द मेजॉरिटी ऑफ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. इंट्रो को भी डिमांड से रिलेट कर सकते हैं बाय नॉट गोइंग बाय द कन्वेंशनल मेथड ऑफ डेफिनेशन. जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं और वहां पे इसका वेटेज बढ़ा सकते हैं. एंड कंक्लूजन में आई हैव टोल्ड यू टू इंक्लूड सम करंट इवेंट डाल दो, कुछ कोटेशन डाल दो, जिससे आप कंक्लूजन का वेटेज बढ़ा सकते हो. सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर और द जनरल अंडरस्टैंडिंग कि एक जीएस का आंसर कैसा होना चाहिए.
ठीक है, तो ये 3 बॉडी पार्ट होता है आपका, सॉरी 3 सब पार्ट्स होते हैं जीएस के आंसर के। और क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वी हैव डिस्कस एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द डिवीजन ऑफ द वेटेज ऑफ द मार्क्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सब पार्ट्स। इंट्रो में कितना है, बॉडी में कितना है, कंक्लूजन में कितना है। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो इसका अगर हम लोग आंसर फ्रेम करें तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में जुडिशियल एक्टिविज्म है। इसका क्या पूछा है, पहला पार्ट क्या है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो अगर आपने इसका कंसेप्ट पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ी है, आपने प्रीलिम्स में तो पढ़ा है, उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ऐसा कुछ आर्टिकल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है जुडिशियल एक्टिविज्म का। ये एक लीगल बोल सकते हो, लॉजिकल बोल सकते हो, प्रिंसिपल डेवलप हुआ है थ्रू वेरियस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल डायनेमिज्म सुप्रीम कोर्ट लाती है अंडर द आर्टिकल ऑफ 142। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, अंडर आर्टिकल 142 में क्या बोलती है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, सो दैट ऐसे केसेस में जहां पे कोई एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं है, ऐसे केसेस में जहां पे कोई लेजिस्लेटिव एक्ट नहीं है उसको गवर्न करने के लिए, तो वहां सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कि फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीट जस्टिस वो स्टैट्यूटरी लिमिटेशन को क्रॉस कर सकती है और एक नया लॉ को फ्रेम कर सकती है कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए। बस यही है, ये मेंशन किया हुआ है। और इसी का जो एडवांस वर्जन है उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो इंट्रो में हम कैसे लिख सकते हैं, यू हैव रेड द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रीएम्बल्स। देखो मैं बता रही हूँ कि प्रीएम्बल्स का फैक्ट कैसे यूज करोगे। तो वहां पे आप देखोगे कि यूएसए से हमने कॉन्सेप्ट लिया था जुडिशियल एक्टिविज्म का, तो इसको लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। आपने प्रीलिम्स के फैक्ट्स को यू हैव इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन, तो यू कैन डेफिनेटली राइट द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज टेकन फ्रॉम USA. It is also known as, or you can write, it is a judicial dynamism, जहां पे जो जुडिशरी के हाथ है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शनैलिटी तक चली जाती है, उनके भी काम में ये जाती हैं, जिसमें क्या होता है, और ये कब जाती हैं, ये तब जाती हैं जब अदर ऑर्गन है जो हमारे गवर्नमेंट का वो फंक्शन सही से नहीं करते। तो आपने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यू हैव डिफाइन कि व्हाट इज द जुडिशियल एक्टिविज्म, आपने बता दिया बहुत ही लेम लैंग्वेज में। इट डजंट फील लाइक कि आपने कोई रोट लर्निंग की है, यू हैव रिटन द कंसेप्ट, द अंडरस्टैंडिंग इन योर ओन लैंग्वेज। तो इसको लिख सकते हो, इट इज द जुडिशियल डायनेमिज्म व्हेन आर्म्स ऑफ जुडिशरी overreach to legislative and executive functionaries and it is ideally shall be applied in case of failure of duty by other organs of the government। तो हमने बता दिया व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, इट इज अ जुडिशियल डायनेमिज्म when the arms of the judiciary overreach to the judicial and the executive functionalities। और ये आइडियली कब यूज होना चाहिए, आइडियली उस टाइम यूज होना चाहिए जब अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं बताओ। एक होता है लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एंड थर्ड द जुडिशरी उसको दोनों को ओवरलुक करता है, जो लॉ बनाया है उसको एज वेल एज जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको ओवरलुक करता है एंड इंश्योर करता है कि जो सिटीजन का राइट है और जो उनकी ड्यूटी है वो उसको वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी इज द गार्जियन
बोलते हैं ना गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पार्ट किया गया है स्टेट को, गवर्नमेंट को, टू वर्क फॉर दी एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया एंड टू क्रिएट अ वेलफेयर सोसाइटी एंड टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट। तो इसको ओवरलुक गार्जियन कौन कर रहा है, इसको कर रहा है जुडिशरी कर रहा है। सो आइडियली इसको तभी ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फेल कर रही है, अपना वो टास्क परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वहां वो जुडिशरी अपने जो उसका दायरा है ओवरलुक करने का, उससे बाहर निकल के इनके दायरे में जाके ओवररिच करता है और उनका काम ये करता है। ठीक है, सो देयर इज नो सच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इट। ठीक है, जुडिशरी को डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शन के अंदर, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपेलेट जुरिडिक्शन, एज वेल एज आर्टिकल 142, आर्टिकल 32, उसके अंदर दिस कंसेप्ट हैज बीन इवॉल्व्ड एंड इसका इंस्पिरेशन यूएसए से लिया गया था। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट कैन बी रिटन व्हेन इट कम्स टू द जुडिशियल एक्टिविज्म, जो क्वेश्चन है। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली राइट दिस, ये कंसेप्ट, और यू कैन ऑल्सो गिव द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें यू आर डिपिक्टिंग द केस ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। ये लेजिस्लेटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है, वेन डायग्राम है ये, एंड दिस इज द intersection of it in which judiciary is going to intervene, and that's called the judicial activism। इसको आपने वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको आप दिखा सकते हो। so it you have given a pictorial representation of your understanding of the judicial activism। ठीक है, जुडिशरी इन दोनों के बीच में हस्तक्षेप कर रही है, इनके कामों के बीच में हस्तक्षेप कर रही है, दैट इज नोन एज द जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, सो द इंट्रो पार्ट इज हैज बीन डन। कमिंग टू द पार्ट वन। पार्ट वन क्या था, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अभी आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है उसका, हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया द कंसेप्ट। ये पार्ट वन नहीं लिखना है, जस्ट आई एम लेटिंग यू नो कि हम लोग पार्ट वन के साथ डील कर रहे हैं। जस्ट डायरेक्टली जंप टू द कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उसका टर्मिनोलॉजी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, अपना दिमाग खर्चा नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया कि कंसेप्ट को कुछ और लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर है वही उठा के लिख दो, इससे एग्जामिनर को भी क्लैरिटी मिलती है कि यू आर एक्चुअली डीलिंग विद द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आपको भी मेहनत कम लगेगा, टाइम वहां रहता नहीं है, तो जो टर्मिनोलॉजी है वो लिख दो। बहुत ही क्लियर, डिफाइंड, सेग्रीगेटेड और बहुत अच्छा एक आंसर फ्रेम होगा आपका, और आपको भी पता रहेगा कि इसमें आपको क्या लिखना है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे द कंसेप्ट में आप लिख सकते हो कि इट इज ऑल्सो नोन एज जुडिशियल ओवररिच, जिसमें जो जुडिशरी है अपनी फंक्शनैलिटीज को इम्पार्ट करती है, लेकिन किसके जुरिडिक्शन में, इन द जुरिडिक्शन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो जो भी आपको कंसेप्ट पता है जुडिशियल एक्टिविज्म में, उसको यहाँ पे लिखो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो, या तो फ्लो चार्ट के थ्रू भी कर सकते हो, बट यहाँ पे कंसेप्ट पूछा है तो इसलिए हम लोग इसको पॉइंट वाइज ही लिखते हैं, क्योंकि वी नीड टू गिव द कंसेप्ट इन अ मोर इलाबोरेट फॉर्म। Second, there is no constitutional provision or the constitutional mandate in the Indian Constitution। कोई constitutional mandate नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं बोलता कि हाँ जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या है। So it is a legal philosophy। It is a legal philosophy जहां पे जजेस जो हैं वो रूलिंग करते हैं टू करेक्ट द सोशल एंड द पॉलिटिकल इशू।
द सोशल एंड द पॉलिटिकल इशू। आइडियली तो होना चाहिए, बट वी विल गोइंग टू सी सम केसेस एज वेल जहां पे ऐसा कुछ था नहीं, स्टिल द जजेस, स्टिल द जुडिशरी इंटरवीन इन द जुरिडिक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये एक लीगल फिलॉसफी है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते गई थ्रू द जजमेंट्स, फिर वहां से ये कंसेप्ट हमें मिला जिसको बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, बट यू कैन राइट द आर्टिकल 142 गिव्स extraordinary power to Supreme Court, the judiciary, to do in favor of bringing complete justice in the cases in which the existing law doesn't suffice to provide so। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, लेजिस्लेटिव लॉ है, एग्जीक्यूटिव लॉ है, वो सफिशिएंट नहीं है अभी उस कंप्लीट जस्टिस को जस्टिफाई करने के लिए, तो वहां पे जुडिशरी इस आर्टिकल 142 का यूज करती है। ठीक है, बट ओवरऑल कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है जस्ट टू मैंडेट द जुडिशियल एक्टिविज्म। थर्ड इन द कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म is that it helps to bridge the gap in the legislative and legislation और execution, जो गैप क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल लाइक इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, यू कैन सी दिल्ली में जो भी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कमिटीज है उसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है। तो ये क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द फेलियर्स ऑफ द लेजिस्लेशन और द एग्जीक्यूशन, जिस वजह से वो इंटरवीन करती है। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके क्या कर रही है, जो गैप क्रिएट हुई है लेजिस्लेशन के कारण, एग्जीक्यूशन के कारण, उसको, उस गैप को वो भरती है। सो इट ब्रिजेस द गैप इन द लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन if the concerned authority failed to do their duty, failed to do their duty। ठीक है, also such because it don't have any constitutional mandate, तो ये कहां से उभर के आया? ठीक है, so it has evolved through the judgments of Supreme Court। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बाई जस्टिस PN भगवती, बाई जस्टिस देसाई। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था जब PIL इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर उसके बाद ही द कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म हैज गेन द पॉपुलैरिटी। इंडियन जुडिशरी में इन्होंने ही किया था। ठीक है, सो इट बेसिकली हेल्प्स टू एड्रेस द लकूने इन द गवर्नमेंट फॉर होल्डिंग द टेनेंट्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, टू बिल्ड द वेलफेयर स्टेट, टू वर्क फॉर द सोसाइटी, टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी, सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी फ्रीडम प्रोवाइड करना। तो अगर वहां पे गवर्नमेंट फेल करती है तो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू इट कैन बी एड्रेस। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो जुडिशियल एक्टिविज्म इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें ही आप और डाल सकते हो कि राइट्स ऑफ सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करती है। ये तो लिख लो, एड्रेसेस द lacune of the government functionaries and it also protects the right of the citizens। जब लेजिस्लेचर कुछ ऐसा एक्ट बनाती है जो उनके राइट्स को कर्व करती है, एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा एक्शन करती है जो उनके राइट्स को कर्व करती है, तो वहां पे द जुडिशियल एक्टिविज्म इंटरवीन एंड वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। सो द फर्स्ट पार्ट, द डीलिंग विद द जुडिशियल एक्टिविज्म,
we have covered. Coming to the next part, second part क्या है? Its significance in the Indian judicial system. अब स्पेसिफिकली पूछ दिया कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इसका सिग्निफिकेंस बताओ, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट गिव द सिग्निफिकेंस जस्ट बाय राइटिंग पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट तो फिर द कंसेप्ट से ही मैच हो जाएगा. वी नीड टू गिव द जजमेंट टू सब्सटैंशिएट कि इसका सिग्निफिकेंस अभी तक क्या रहा है. ठीक है, तो सेकंड आप लिखो, द सेकंड सब हेडिंग विल बी, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को डील करने के लिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ द judicial activism in the Indian judiciary. कुछ नहीं करना है, जो लिखा है क्वेश्चन में उसको यहां पे लिख दो. ठीक है, सॉरी. ठीक है, the significance of the judicial activism in the Indian judicial system or the Indian judiciary. ठीक है, सो द कंसेप्ट उसमें जो हमने लिखा, हमने देखा कि द जुडिशियल एक्टिविज्म इज द वे थ्रू विच इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन. तो इसको आप लिखो, इसको लिख सकते हो इसमें, द पावर ऑफ इट प्रोवाइड पावर टू जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द ethos of fundamental rights of the citizen. ठीक है, ये हो गया. गिव जजमेंट्स, जैसे मेनका गांधी केस, जिसमें द आर्टिकल 21 का स्कोप को एक्सपेंड किया गया एंड इट हैज ग्रांटेड मेनी राइट्स for holding the true meaning of liberty and personal development of the citizen. तो पहला क्या है? मेनका गांधी केस. ठीक है. सेकंड, यू कैन राइट द केएस पुत्तस्वामी, अगेन a very famous case. Right to privacy is a fundamental right. थर्ड केस बताओ, नार्तेज जौहर केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है. होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करना, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करना. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द केसेस थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म द गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन इन द अरीना ऑफ द लेजिस्लेशन और द एग्जीक्यूटिव टू अपहोल्ड द इथोस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 21 हमने देख लिया, राइट टू प्राइवेसी देख लिया, एंड होमोसेक्सुअलिटी विच इज लाइक अ बेसिक थिंग व्हेन इट कम्स टू द इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस, तो उसको डीक्रिमिनलाइज करने का विच इज अ वेरी ह्यूज स्टेप्स इन द कंट्री लाइक इंडिया. तो वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया? गवर्नमेंट इज ऑफ नो मूड. गवर्नमेंट को अपना वोट देखना है, गवर्नमेंट को अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी देखना है. अगर वो ऐसे चीजें, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो सोसाइटी उनसे नाराज हो जाएगी, बिकॉज सोसाइटी में कंजर्वेटिव जो लोग हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा है. वो जो ओल्ड थिंकिंग के हैं, इंडिया का जो कल्चर को लेते आ रहे हैं, वो बहुत उससे रिलेटेड रिजिड होते हैं. तो होमोसेक्सुअलिटी को कभी कंसिडर नहीं करेंगे. इवन टुडे ना लीगल है बट मैरिज नहीं है, हो सकता ना, मैरिज इज नॉट पॉसिबल. अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ भी जजमेंट नहीं दिया है, तो मैरिज को नहीं कंसिडर किया है, क्योंकि बिकॉज मैरिज इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द पर्सनल लॉज. अब पर्सनल लॉ में चेंजेस करना देख ही रहे हो कितना डिफिकल्ट होता है. तो सो डील विद सच केसेस, जुडिशियल एक्टिविज्म help the Supreme Court or given the power to Supreme Court to help to protect the ethos of the fundamental rights of the citizen. हमने एक पॉइंट लिखा, अच्छा, we have given the examples कि इस through these judgments itself the judicial activism का significance कितना हो जाता है. ठीक है, देखो
पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे वो मेंस के लिए इनफ नहीं होता है. लक्ष्मीकांत इज अ बाइबल फॉर द प्रीलिम्स, मैं मानती हूं, बट मेंस के लिए इट इज नॉट अ कंप्लीट सोर्स. ठीक है, तो इसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा. लक्ष्मीकांत से टेक द कंसेप्ट, टेक द आर्टिकल्स, टेक द कमिटीज रिकमेंडेशंस, ये ले लो. बट जो अदर सब्सटैंशिएशन करना है, फॉर एग्जांपल जजमेंट्स, ठीक है, करंट एग्जांपल्स, वो आपको खुद करना होगा. तो इसीलिए लक्ष्य बैच में और संजीवनी बैच में जो हम आपको नोट्स देंगे, अभी तो पॉलिटी का स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वी हैव कवर द GS1. सो पॉलिटी जब स्टार्ट होगा, यू विल सी वी हैव मेड दिस नोट्स वेरी होलिस्टिक. जजमेंट, रिपोर्ट, आर्टिकल सब एक जगह है, 10 सोर्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो जो लोग खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क. नेट पे सर्च मारोगे आराम से मिल जाएगा. इंडियन कानून करके एक साइट है, उस पर बहुत सारा जजमेंट मिल जाएगा जिस टॉपिक का चाहिए आपको. ठीक है, तो वहां से भी ले सकते हो. एंड लॉ करके भी एक साइट है जिसपे भी आपको बहुत सारा जजमेंट मिल जाएगा. ठीक है, तो वहां से भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो. तो ये चीज इंक्लूड करना पड़ेगा आपको. करंट का इवेंट हो गया, कुछ कोटेशन हो गया, तो अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप कर लो. अंडरस्टैंडिंग के लिए यस लक्ष्मीकांत रिक्वायर्ड है, बट कुछ कुछ कंसेप्ट जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत कम में ही डिफाइन कर दिया गया, तो नहीं समझ में आता है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द यूट्यूब, और अगर ज्यादा गाइडेंस चाहिए, अगर इफ यू नीड सम गाइडेंस, यू कैन डेफिनेटली कम्स इन द GS सब कोर्सेस. चलो, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें बता सकते हो कि इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल एंड टू टेक एक्शन against the tyranny of government. गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी ऐसे एक्ट्स ला रही है, ऐसे एक्शंस ले रही है जो सही नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मैंडेट के अकॉर्डिंग नहीं है. तो वहां पे द सुप्रीम कोर्ट एक्टिविज्म एक्टिवेट हो जाती है, एंड थ्रू दैट philosophy itself, legal philosophy itself, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है. फॉर एग्जाम्पल द कुलदीप नायर केस. ये केस इसलिए हुआ था क्योंकि इलेक्शन में बहुत, उस टाइम जो इलेक्शन थी उसमें बहुत क्या बोलोगे आप, चैलेंजेस आई थी, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया और उस टाइम के इलेक्शंस के रिजल्ट्स को भी रोका, और उस पर बहुत कड़े एक्शंस लिए गए, और फाइनली इस जजमेंट में बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. अब बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लो कि बस दीज सम सेट्स ऑफ द फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो वेरी फंडामेंटल है टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. तो उनको हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, उन सेट्स ऑफ प्रोविजन को एक बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको ना तो लेजिस्लेचर चेंज कर सकती है ना एग्जीक्यूटिव चेंज कर सकती है. अगर वो उसको चेंज करती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन मतलब लिखा ही लिखा है, दैट विल बी कंपल्सरली, उसको चेंज ही नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर. चलो सेकंड, तो ये हो गया पहला कुलदीप नायर केस. सेकंड, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन केस. इसमें बताओ, पीएम का जो इलेक्शन हुआ था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था. दोनों आसपास का ही केस है, ठीक है, जिसमें बोला गया कि मैलाफाइड इलेक्शन प्रैक्टिसेस को यूज किया गया है जस्ट टू चेंज द पोलिंग रिजल्ट. सुप्रीम कोर्ट ने पीएम के इलेक्शन को इनवैलिडेट कर दिया. सो दैट्स द पावर सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स, दैट्स द पावर सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स. क्योंकि इलेक्शन इज द आर्टरी ऑफ डेमोक्रेसी. इलेक्शन ही फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होंगे, कैसे वो पूरे जनता को रिप्रेजेंट करेंगे. कहीं ना कहीं मैलाफाइड प्रैक्टिसेस के कारण वो जीत चुके हैं, बट वो पीपल्स जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उसके मैंडेट्स के अकॉर्डिंग नहीं है. देयर हैज बीन सम मैलाफाइड प्रैक्टिसेस जिस वजह से है. So that's why the Supreme Court told कि free and fair election is the basic structure,
and the constitution has given all the power to the election commission of India to uphold this principle of the constitution की free and fair election को conduct करें. That's why the independency of the election commission of India is very much required, because पूरा ढांचा ही इस पे है. ठीक है. So ये हो गया against the election, against the tyranny of गवर्नमेंट. और भी बहुत सारे केसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल आरसी कूपर केस, ठीक है, नमाम रजिया केस, ये सारे केसेस हैं जिसमें डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर और प्रेसिडेंट लेते हैं उस पे क्या था, पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, बट थ्रू सुप्रीम कोर्ट, थ्रू दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिस्क्रिशनरी पावर पे भी जुडिशियल रिव्यू होगा. इट हैज कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ. ठीक है. सो इसको भी जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में लाया गया. थर्ड, you can also the appointment, the recent case, the appointment of इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. बाद में तो इसको डिवर्ट ही कर दिया सरकार ने, बट इट कैन अगेन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंट्रोस्पेक्शन अगेन. अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय द कोलजियम, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन, इनका एक कोलजियम सिस्टम रहना चाहिए जो इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करे ऑफ द इंडिया. बट इसको बाद में सरकार ने चेंज करके पीएम प्लस एक यूनियन मिनिस्टर एंड प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन. तो ऑब्वियसली 2:1 का रेशियो हो गया. 2:1 जैसे ही होगा, ऑब्वियसली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर है वो ऑन द विल ऑफ रूलिंग पार्टी के थ्रू ही इलेक्ट किए जाएंगे. तो वो उनके वर्क में बायसनेस आएगा. दैट्स वाई द कोलजियम को पीएम, सीजेआई और एलओपी, द लीडर ऑफ अपोजिशन का कॉम्बिनेशन रखा गया था टू कट ऑफ द बायसनेस इन द सिलेक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. ठीक है. So these are some of the rulings that the Supreme Court has taken, that the Supreme Court has used the principle of the judicial activism to control the tyranny of the government. इसमें और भी लिख सकते हो. थर्ड, लाइक एग्जीक्यूशन एक्शन लिया गया, एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया अंडर जुडिशियल एक्टिविज्म. मतलब एग्जीक्यूटिव कुछ कर ही नहीं रही है. अल्टीमेटली इट इज कम्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, कम्स अपॉन द जुडिशरी. जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जो एग्जीक्यूशन का काम है, जो एग्जीक्यूटिव का काम है, वो भी उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एयर पॉल्यूशन कमिटीज बनाई, उसको बार बार रेगुलेट भी करती है. दिल्ली फायर क्रैकर केस 2019 के, जिसमें बोला गया कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट is also one of the fundamental rights that need to be provided to the citizen. ठीक है. Second, you can also Taj trapezium zone. Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. इसको प्रोटेक्ट करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है. एज वेल मानते हो सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ओवरऑल प्रोटेक्शन करना इंडस्ट्री से, पब्लिक से, वो गवर्नमेंट का काम है. बट गवर्नमेंट इज फेलिंग टू डू सो. सो टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 49 याद है डीपीएसपी का, इट इज टू प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बट गवर्नमेंट यहाँ फेल कर रही थी. तो ताज ट्रेपेजियम जोन कॉन्सेप्ट किसने द्वारा दिया गया? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया. तो अगेन जो एग्जीक्यूटिव का वर्क होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है. अगेन यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म यूज हुआ. कोविड-19 मेजर्स याद करो. कोविड-19 के टाइम स्टेट्स में तबाही मची हुई थी
ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, फोर्सेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ये एक्शन ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द जो भी सप्लाईज है, मेडिकल सप्लाईज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, वो सारे स्टेट्स में पहुंचाई जाए, फोर्सेस को डिप्लॉय किए जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोविड के टाइम पॉलिटिकल क्लैशेस हो रही थी, जहां पे यूनियन गवर्नमेंट जो पार्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट भी वही पार्टी बनाई हुई है, तो वहां पे सर्विसेज जल्दी पहुंच रही थी, बाकी स्टेट्स को निगलेक्ट किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ इंटरवीन किया। और ये काम किसका था? ये गवर्नमेंट का सोलली काम था, जस्ट टू प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटी इन द केस ऑफ पैंडेमिक। और भी है, फॉर एग्जाम्पल एक आपने केस पढ़ा होगा, ओलियम गैस लीक केस। इस गैस लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 32 ये इस्टेब्लिश किया द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां आके कुछ तबाही मचा देती है, कुछ डिस्ट्रक्शन कर देती है, कुछ डिजास्टर ले आती है, तो इट इज देयर एब्सोल्यूट लायबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर द डैमेज जो उन्होंने लाया है, टू प्रोवाइड फॉर द डैमेज जो उन्होंने हजार्डस इनएक्टिविटीज के थ्रू लाए हैं। एंड इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुए हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन, रियो जेनेरियो डिक्लेरेशन, वहां से इस कंसेप्ट को लिया और इसको इंडिया में इंप्लीमेंट किया। तो इन द केस वेयर द एग्जीक्यूटिव फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट बढ़ चढ़ के आई और उन्होंने ये सारे एक्शंस लिए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो फ्रॉम दिस मच पॉइंट, इतना हमने पॉइंट लिखना, इतना हमने जजमेंट लिख लिया। सो वी हैव कवर द सेकेंड पार्ट एज वेल, द सिग्निफिकेंस ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म इन द इंडियन जुडिशरी, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे। पार्ट थर्ड क्या था? पार्ट थर्ड था कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, दिस कंसेप्ट इज कॉन्ट्रेरी टू the doctrine of separation of power. We have learned the three organs of the government, that is legislature, executive and judiciary. वो तीन अलग अलग ऑर्गन हैं जिनका कुछ ना अपना अलग अलग पावर है, बट दे आर को एग्जिस्टिंग, बैलेंस करता है एक दूसरे को। तो फ्रॉम यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? टू डिपिक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, you can make a diagram जिसमें दिखा दो this is the coexistence of the three organs of the government, judiciary, legislative and executive, the separation of power। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपने दे दिया, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपने दे दिया। एंड जस्ट डिफाइन कि व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ separation of power. So you know the separation of power is the basic structure of the constitution. So one of those structure which cannot be altered, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, because it is significant for the upholding of the democracy and for the working of the government as well, ठीक है। और यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी मेंशन कर सकते हो, बिकॉज इट इज द बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और द मैंडेट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को एग्जिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। सो द क्वेश्चन का क्या था इसमें? क्वेश्चन था, इज दिस कंसेप्ट कॉन्ट्रैरी टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द
सेपरेशन ऑफ पावर। ऑब्वियसली वी हैव डिफाइंड कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, आपने बता दिया इट इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द थ्री organ of the constitution are coexisting and performing their power in their jurisdictional area. ठीक है, लेकिन they are able to cross check each other in order to balance each other functionalities. But judicial activism यहाँ पे क्या कर रही है? Judicial activism इन जो segregation है, इनका जो jurisdiction है, उनमें जाके ओवररीच कर रही है, उनमें जाके इंटरवीन कर रही है, जिसलिए इनको इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि इट इज डाइल्यूटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को ये डाइल्यूट कर रही है। तो फॉर एग्जांपल आप इसमें एक ये दे सकते हो, फॉर एग्जांपल नेशनल जुडिशरी NJAC 2014 का जो केस था, जहां पे 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन कर दिया। क्यों कर दिया? और उन्होंने ये क्लेम किया इस जजमेंट के थ्रू कि जो इंडिपेंडेंसी है जुडिशरी का, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सरकार ने बोला कि इस कमीशन के थ्रू जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी विच इज वेरी वाइटल फॉर अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपहोल्डिंग द पोजीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशरी एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इसको लाएंगे तो इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी विल बी चैलेंज्ड, और ये हम नहीं कर सकते। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया और उन्होंने बोला कि जो उनका कोलिजियम सिस्टम है वही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ यू कैन राइट कि कैसे डाइल्यूट कर सकता है, हाउ इट कैन डाइल्यूट। तो यहाँ पे आप पॉइंट ना लिख के यू कैन ऑल्सो मेक अ फ्लो चार्ट कि डाइल्यूशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। उस फ्लो चार्ट में लिखो कि सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर इंटरवेंशन करना, फ्रीक्वेंट इंटरवेंशन करना, ठीक है, जुरिडिक्शनल जो पावर है उनका, उसको ब्रेक करना, ब्रीच करना। इसमें आप दे सकते हो कोविड-19 का जुरिडिक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो क्राइसिस अभी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, क्राइसिस हुआ था। इवन द वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के टाइम भी जो पोलिंग हुई थी कोविड के टाइम भी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। ठीक है, सो फ्रेगमेंट इंटरवेंशन के कारण वी कैन से देयर इज कैन बी अ डाइल्यूशन ऑफ द पावर। एंड एक दूसरा आर्गुमेंट दे सकते हैं कि देयर विल बी नो डाइल्यूशन ऑफ पावर इन द केस ऑफ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी, तो दिस विल नॉट बी द केस ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट शुड बी यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शंस, लास्ट रिजॉर्ट की तरह इसको यूज किया जाए, फ्रेक्वेंटली इसको यूज नहीं किया जाए। एंड जो इसका जो इथोस है, जो इथिकल वैल्यू है, वो पब्लिक वेलफेयर को अचीव करने के लिए किया जाए, ना कि पॉलिटिकल एक्सपेक्ट और बायसनेस को देख के इसको यूज किया जाए कि कोई एक पार्टी की रूलिंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं इंटरवीन कर रही है, लेकिन कोई दूसरी पार्टी की कुछ रूलिंग है, एक्ट हुई है, जो दोनों पार्टी का जो एक्ट था वो ऑलमोस्ट थीम में सेम ही है, बट सुप्रीम कोर्ट दूसरी पार्टी के अंदर इंटरवीन कर रही है। तो पॉलिटिकल पब्लिक वेलफेयर को देख के इंटरवेंशन हो, ना कि पॉलिटिकल बायसनेस और अपने कोई पॉलिटिकल गोल को देख के इंटरवेंशन हो। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, फिलॉसफी में इट इज इंटरवीनिंग, बट when it's come to the protection of the constitution, when it's come to be to act as a role of the guardian of the constitution, the judicial activism is very important and significant as well. ठीक है,
सिग्निफिकेंट एज वेल। जस्ट अब आपको कंक्लूड करना है, फाइनली यू कैन कंक्लूड, जिसमें आप कोटेशन ऐड कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली मीन्स द बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस कैन बी यूज एज ए लास्ट रिजॉर्ट बाय द जुडिशरी, not as a frequent step, as well as you can also write कि former Chief Justice of India C.V. Ramanna ने भी बोला था, it is because of the judiciary itself, and it is because of the judiciary and the role of the judicial review and the judicial activism itself, people still have faith in the constitution. ठीक है, ये आप एक कोट लिख लो, it is because of judiciary and the philosophy of judicial activism, the people still have the faith in the constitution. तो ये जो फेथ है वो कंटिन्यू कैसे रहेगा, वो कंटिन्यू कैसे बना रहेगा, जब जुडिशियल एक्टिविज्म को ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जाए, in order to preserve the tenets of the constitution, in order to preserve the principle of the democracy, तभी जाके the judicial activism will hold the significance in its true spirit. तो यहाँ पे you have concluded, and ये conclusion भी देखो कितना बढ़िया है, ठीक है, इसको और भी इनरिच कर सकते हो विद द करेंट एग्जाम्पल्स। तो हमने एग्जाम्पल्स तो भर भर के लिया है इसमें, जितने जजमेंट्स जहाँ पे सफाइज हो सकते थे डाल सकते थे, जस्ट टू गिव एन वैल्यू एडिशनल इनरिचमेंट, जो पॉइंट लिखा है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए यू हैव गिवन सच एग्जाम्पल्स एज वेल। ठीक है, सो दिस इज हाउ कोई भी क्वेश्चन को लिखने से पहले, बिकॉज कंटेंट मोर और लेस आपको हर जगह मिल जाएगा, नहीं भी लोगे तो आप यू आर लाइक नॉलेजेबल इनफ कि नेट से निकाल लोगे। सो द अल्टीमेट गेम्स लाइज हेयर गाइडेंस, कि उस कंटेंट को मोल्ड करके हाउ यू कैन राइट एन आंसर, वो हम लोग सीखेंगे इन दिस राइट टू विन बैच में। जो वीकली सेशन होगा दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड डेली बेसिस पे आपको फीडबैक मिल रहा है, डिटेल फीडबैक मिल रहा है, उससे इंप्रूवमेंट करो, कैसे इंप्रूव नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। एंड मार्क माई वर्ड, इफ यू फॉलो दिस डेली आंसर राइटिंग फॉर 4 months, जो बीपीएससी ने हमें एक टेंटेटिव डेट दिया है कि मार्च और अप्रैल में होगा, मैं अभी 4 ही महीना लेके चल रही हूँ, बाकी के दिन आपको दे रही हूँ कि खुद का प्रैक्टिस करना, खुद का ये करना, लेकिन जब तक नहीं होता है एग्जाम तब तक ये चलेगा ही। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल में तो होना ही है, मार्च के एंड में हो जाए, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाए। ठीक है, तब तक अगर आप इसको रिलीजियसली अच्छे से डिसिप्लिन के साथ विद डेली एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको अप्रोच करोगे, आई एश्योर यू विल बी इन द टॉप 20, टॉप 10। ठीक है, तो जो मनचाहा पोस्ट चाहिए होगा वो मिल भी जाएगा, समझे। तो बार बार इस साइकिल में नहीं पड़े रहोगे और एक बार निकल जाओगे इस साइकिल से। ठीक है, so for those of you who want to join and who are interested, you can definitely contact team on this number, या जीएस आपके साइट पे भी आप इसका डिटेल देख सकते हो। ठीक है, सो आई एम कीपिंग दिस फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कभी एक मॉडल आंसर पे डिस्कस कर लेंगे, जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा। एंड टेल मी योर डिमांड कि आपको ऐसा वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट्स में मुझे बताओ, सो दैट इट ऑल्सो गिव मी एन आइडिया कि किस तरीके का वीडियो यू वांट टू सी विथ रिस्पेक्ट टू द 71st बीपीएससी मेंस और बीपीएससी मेंस इन जनरल। 72nd बीपीएससी वाले भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिकॉज दे हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर प्री हैंडेडली इन ए मच बेटर वे फॉर द 72nd बीपीएससी, जो लोग उसका एम कर रहे हैं। तो ठीक है, सो थैंक यू so much for watching. For details, you can check the description and the comment section. Thank you.